बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मेरीना आमिर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड ईयर एमडीकेट का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट ईयर का हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो उसका इंट्रो दूँ मैं आपको। अगर आपकी बॉडी का इंटरनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो सिर्फ इलनेस नहीं होती बल्कि लाइफ डेंजर में भी आ जाती है। आपका बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल, वाटर बैलेंस, ऑक्सीजन लेवल, ये सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन इज दैट ये कंट्रोल कौन करता है? सो इसका आंसर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस सिर्फ हमारे सिलेबस का एक चैप्टर नहीं है, ये आपकी बॉडी का सर्वाइवल सिस्टम है और ये एमडीकेट और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस वीडियो में आई विल डिस्कस होम्योस्टेसिस विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एग्जाम फोकस्ड पॉइंट्स और एमसीक्यूज के लॉजिक के साथ। इसलिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जब होम्योस्टेसिस क्लियर हो जाता है तो फिजियोलॉजी का आधा हिस्सा आपको ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना होम्योस्टेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस मैंने जैसा बताया आपको कि बॉडी टेम्परेचर हो, ऑक्सीजन लेवल हो, सबको क्लियर करने के लिए हमें एक इंटरनल सिस्टम चाहिए होता है जो सबको रेगुलेट करे। सो उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ना हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस टू वेज में कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट इज ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? टू मेंटेन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मतलब हमारी बॉडी में जो वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको बैलेंस करता है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ हम आते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करता है। किस तरह? रिमूवल ऑफ लिक्विड वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट और नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट्स। व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में अब जैसे हमने इंजेक्शन की, हमने डायरेक्शन की, हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमने न्यूट्रिशन ले ली, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, जिससे हमें न्यूट्रिशन नहीं लेनी, तो उसको भी तो एक्सक्रीट आउट होना होगा ना, एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड। तो उसको हम कहते हैं इस प्रोसेस का एक्सक्रीशन। और ये बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस की दो वेज। अच्छा, हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स पे। सो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हमारे बात करें, एक्सक्रीशन होगी तो वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स कौन कौन से होंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो बुक सिंध बोर्ड की बुक है ना, उसमें डिस्कस हुआ हुआ है 3 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं जो मेन डिस्कस हुआ है: अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सो हम उसी के कंपेरिजन में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमोनिया इज़ अ हाईली टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया। अच्छा, ये याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया, बट ये इस तरह भी वर्डिंग में आ सकता है, यूरिया इज़ 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। सो यूरिया से कंपैरिजन कर रहे हैं तो यूरिया का भी पता होना चाहिए, यूरिया इज़ 1 लाख टाइम लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। और इसी तरह वर्डिंग कन्फ्यूजन करके आप लोगों से पूछा जाता है और मोस्टली स्टूडेंट इसी वजह से कन्फ्यूज हो जाते हैं। बस वर्डिंग का गेम होता है और आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो मैं आप लोगों को बना रही हूँ। Those have ammonia called अमोनोटेलिक। सो जिनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया होता है उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अमोनोटेलिक, जिसमें फिशेस और पाइसिस आती है। पाइसिस हम किसी को कहते हैं? फिशेस। ये एग्जाम्पल्स में है। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। ये मैं एग्जाम चैप्टर में रिएक्शंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अच्छा, अगर डीअमाइनेशन के बाद जो अमाइनो एसिड हमारा रिमूव हुआ है, अगर वो H2 के साथ रिएक्ट करे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एडिशन ऑफ H2 कहीं होता है तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? रिडक्शन। तब यहाँ देखें, अमाइनो एसिड निकला अमाइनो ग्रुप से, हाँ हो गई डीअमाइनेशन। उसके बाद एडिशन ऑफ H2 हुआ, डेट मीन्स की रिडक्शन हुई है। देन हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। और अमोनिया फॉर्म कहाँ होता है? अमोनिया फॉर्म इन लीवर में अमोनिया फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा। अब ये देखें, अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया की फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है डीअमाइनेशन होती है, देन रिडक्शन, देन अमोनिया बनता है। ठीक है। अच्छा, अब यूरिया पे आते हैं। यूरिया, जो ऑर्गेनिजम्स के पास यूरिया होता है उनको यूरोटेलिक कहते हैं। इनमें मैमल्स एंड एम्फीबियंस आते हैं। अच्छा, यूरिया इज 10,000 टाइम टॉक्सिक देन यूरिक एसिड। इस तरह भी कह सकते हैं यूरिया इज 10,000 टाइम लेस टॉक्सिक देन यूरिया, राइट। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अमोनिया था वो कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन क्या कहते हैं हम? कार्बोक्सिलेशन। नाउ सिट्रोलिन फॉर्मेशन होगी। उसके बाद आर्गिनिन बनेगा। आर्गिनिन के बाद यूरिया और ऑर्निथीन बनेगा। दैट्स वाई हम यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यूरिया के साथ साथ हमारा एक और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट रिलीज होता है, दैट इज ऑर्निथीन। अच्छा, ये याद रखिएगा, अगर इसका पूछा जाए कि किस तरह फॉर्मेशन होती है, तो ये देखो, डीअमाइनेशन और रिडक्शन, फिर अमोनिया, क्योंकि अमोनिया रिएक्ट करेगा ना, तो अमोनिया कैसे बन रहा है पहले अमोनिया का बताना है, फिर अमोनिया में जब कार्बोक्सिलेशन होगी फिर यूरिया बन जाएगा। अच्छा, ये मेन बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है ये जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि यूरिया फॉर्म्ड इन लीवर बट रिमूव्ड बाय किडनी। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ होती है? लीवर में, बट
वो रिमूवल कहाँ से होता है, वो किडनी से। ना यूरिक एसिड पे आए तो जो ऑर्गेनिज्म के पास यूरिक एसिड एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट्स कॉल्ड यूरिकोटैलिक। गुड। अच्छा, इनमें बर्ड्स जिसको हम एप्स कहते हैं और रेप्टाइल्स इंक्लूड होते हैं। नाउ अब इसकी फॉर्मेशन देखें हम तो यूरिया के साथ वाटर ऐड होता है, वाटर के बाद यूरिक एसिड हमारा फॉर्मेशन होता है। अब सबसे पहले यूरिया कैसे बना, अमोनिया से। तो हम अगर इसका रिएक्शन लिखें तो डीअमाइनेशन होगी, रिडक्शन होगी, फिर अमोनिया बनेगा। अमोनिया से कार्बोक्सिलेशन होगी तो यूरिया, और यूरिया में हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर होगा, सो यूरिक एसिड बनेगा। तो ये बहुत सिंपल वे है एक्सप्लेन करने का रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी और सोलिबिलिटी पे। तो टॉक्सिसिटी की अगर मैं आपको बताऊं इसकी किस तरह अरेंजमेंट होगी, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होते हैं, अमोनिया जो फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। ये बहुत शॉर्ट समरी में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप दैट विल हेल्प यू। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स, उनको पता है कि मैं जो पढ़ाऊंगी बस वही उनको पढ़ना है, एक्स्ट्रा नीड नहीं है। क्योंकि आप लोग जितना अपने आप को एंजाइटी में रखेंगे, डिप्रेशन में रखेंगे, तो एमडीकेट आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एमडीकेट की तैयारी आप लोगों को सुकून से करनी है और वही पढ़ना है जो आपको नीड है। आगे जाके फिर आप और पढ़ते रहिएगा, बट अभी एमडीकेट के लिए जो हमारी नीड होगी हम सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे ताकि हम लोग अपने एमडीकेट में बेस्ट परफॉर्म कर सकें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पाथवे भी आता है। पाथवे में सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। स्किन जो है स्वेट ग्लैंड होते हैं उनमें, और सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, स्वेट, और सेबेशियस ग्लैंड सेबम विच इज़ ऑयली सिक्रेशन। अगर स्वेट की अगर हम कंपोजिशन पे बात करें कि कंपोजिशन में इसका क्या होता है कि वाटर 95%, सॉल्ट 3% एंड डस्ट जम्स 2%। वाइल हम सेबम की बात करें तो सेबम में ऑयल 5% होता है, वाटर 90%, सॉल्ट 3% एंड डस्ट जम्स 2%। ये सॉल्ट और डस्ट का जो है रेशियो सेम होता है, बस वाटर की जो 5% रिमेनिंग हो जाता है वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं स्किन की लेयर्स में। ये मैंने इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट समरी दूँ तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस होती है। एपिडर्मिस जो है वो डेड लेयर होती है, क्रिटिनाइज्ड होती है, और साथ साथ इसके पास कोई सप्लाई नहीं होता, ब्लड सप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए होता है, या रिमूवल कोई माइक्रोब को जो फर्स्ट अटैक जो करता है ना वो एपिडर्मिस पे करता है। डर्मिस पे बात करें तो ये न्यूरॉन भी होता है, इसके पास ब्लड वेजल्स भी होती हैं, स्वेट्स, ग्लैंड, सेबेशियस सब कुछ होता है। सारा न्यूट्रिशन ही डर्मिस में होता है, वही बल्कि एपिडर्मिस को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है। अच्छा, हाइपोडर्मिस क्या है, वो फैट इंसुलेटिंग लेयर होती है। यहाँ लिख दीजिए मैं, फैट इंसुलेटिंग लेयर, याद रखिएगा। हाइपोडर्मिस इज अ फैट इंसुलेटिंग लेयर होती है और इसमें फैट की डिपोजिशन होती है। अब हम बात करेंगे, मोस्टली हमारे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच ऑर्गन्स हैव नॉट स्वेट ग्लैंड। सो अपर आईलेट, लिप्स एंड निपल ऑफ ब्रेस्ट, इसमें स्वेट ग्लैंड नहीं होता। एंड डेट हैव स्वेट ग्लैंड, पाल्म एंड सोल। और जिनका सेबेशियस ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड मीन्स जो सेबम रिलीज करता है, सेबम मीन्स ऑयली सिक्रेशन। अच्छा, स्कल और फेस होता है जिसमें ऑयली, जैसे मोस्टली फेस में से भी ऑयल रिलीज हो रहा होता है, और स्कल में जब रिलीज हो रहा होता है जब आप लोग नहाते नहीं है समटाइम्स, और उससे पता नहीं नहाते ना तो नहाया करो। अच्छा, स्कल जो है किस तरह, जब नहाएंगे नहीं ना तो आपके हेड में चिपचिपा फील होगा, सो वो ऑयली सिक्रेशन होती है, इसलिए वहाँ सेबेशियस ग्लैंड होता है। अब हम स्किन टाइप पे बात करें तो नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन होती है। 50% ड्राई और 50% ऑयल है तो वो नॉर्मल स्किन है। ड्राई स्किन जो झुर्रियों वाली होती है, रिंकल्ड होती हैं, और वो ड्राई रहती हैं। ऑयली स्किन, अच्छा ऑयली स्किन याद रखिएगा, मोस्टली ऑयली स्किन जो है वो डार्क कम्प्लेक्शन होता है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल जो है उनको ऑयली स्किन पर अटैक करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्योंकि डस्ट किस तरह अटैक हो सकता है, ऑयल होता है, लिक्विड होता है, तो वो अचानक से अटैक कर लेता है, इस वजह से डार्क कम्प्लेक्शन होता है। ना हम बात करते हैं लीवर की। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, हैव टू लॉब्स। अगर ऑप्शन में आए स्किन तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, उसके बाद लीवर है। अगर स्किन ऑप्शन में ना हो तो लीवर को मार्क करेंगे, अगर बट स्किन है तो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। नाउ लोकेशन, होल राइट अपर एब्डोमेन। अच्छा, ड्यू टू इट किडनी, राइट किडनी जो है स्मॉल होती है। क्यों? क्योंकि राइट पार्ट ऑफ लीवर जो है वो लार्ज होता है, डेट्स वाई यहाँ राइट किडनी का साइज छोटा होता है, और लेफ्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट साइड जो लीवर की होती है वो स्मॉल होती है, इस डेट्स वाई हमारी जो किडनी लेफ्ट साइड की होती है वो बिग होती है, बड़ी होती है। अच्छा, लेफ्ट और राइट साइड मैंने आपसे डिस्कस के लिए। यहाँ बात करते हैं हम डक्ट की। ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, ये राइट हिपेटिक डक्ट है, और ये सिक्स्टिक डक्ट है। यहाँ गॉल ब्लैडर होता है जो स्टोर करता है बाइल। यहाँ से अगर बाइल ट्रांसफ़र होगा, बाइल जूस निकलेगा,
और ये जो मेन, ये जो तीनों जहाँ मिल रही है ना, उनको कहते हैं हम कॉमन बाइल डक्ट, CBD। और ये जो होता है ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी वेल्व कहते हैं इसको, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। अच्छा याद रखिएगा, जो बाइल जूस है ना वो लीवर फॉर्म बाय लीवर होता है, बट स्टोर कहाँ होता है, स्टोरेज कहाँ होती है इसकी, गॉल ब्लैडर में। अब हम फंक्शन की बात करते हैं, डाइजेस्टिव और होम्योस्टेटिक। लीवर की अगर डाइजेस्टिव फंक्शन पे बात करें तो बाइल जूस आता है, बाइल में बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट आता है। बाइल सॉल्ट में सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड है। बाइल पिगमेंट दो होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन इज येलो, बिलीवर्डिन इज ग्रीन। होम्योस्टेटिक फंक्शन पे आए तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है, MD2STP2, ठीक है। M मीन्स मेटाबॉलिज्म, D2 मीन्स डीअमाइनेशन फॉर मेकिंग NH3 एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन की मीनिंग होती है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। S का मतलब है स्टोरेज ऑफ फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन होते हैं A, D, E के, बाकी वाटर सोलुबल विटामिन B एंड C होता है। T थर्मोरेगुलेशन का फंक्शन होता है। P2 मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ब्लड एंड प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नाउ हम बात आती है यहाँ सबसे मेन जो ये वाला याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट है ये कि फंक्शन ऑफ बाइल क्या होता है। सो फंक्शन ऑफ बाइल क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फैट्स इनटू मिल्की सस्पेंशन। ये डेफिनेशन है, बट यहाँ जो MCQ में एग्जैक्ट यही पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ बाइल का है, और MCQ भी एग्जैक्ट यही दिया जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। किडनी पे, किडनी की लोकेशन कहाँ होती है, डॉर्सली इन द लोअर एब्डोमेन। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो T12 से L3। T12 मीन्स थोरैकिक 12 और लंबर 3, ये वर्टिब्राई का पोर्शन है। अच्छा याद रखिएगा, डर्मिस और किडनी की जो बिटवीन लेयर होती है दैट्स कॉल्ड रीनल फैशिया, और किडनी के अराउंड जो लेयर होती है रीनल कैप्सूल। लेकिन किडनी जहाँ जो कैविटी में किडनी एग्जिस्ट होता है, जैसे कि किडनी है हमारी, ठीक है, और जो कैविटी में है वो, सो उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। स्ट्रक्चर इसका बीन लाइक होता है, कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा याद रखिएगा, किडनी में पोन्स जो है वो 8 to 13 होता है, और ये भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूरेटर की लेंथ कितनी होती है, 10 मीटर एंड इन सेंटीमीटर इज 25। और याद रखिएगा ये भी कि किड्स में यूरेथ्रल स्फिंक्टर नहीं होता। यूरेथ्रल स्फिंक्टर का फंक्शन क्या होता है कि वो यूरिन को कंट्रोल करता है। एंड आपको पता होगा कि एज यू नो कि किड्स में कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, यूरिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास यूरेथ्रल स्फिंक्टर नहीं होता, बट अडल्ट्स कैन कंट्रोल यूरिन पास, सो दैट्स व्हाई वी हैव अ यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अच्छा इसके अलावा हमारा आज का टॉपिक यहीं तक है, किडनी तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, और ये बहुत 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 ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग हमारे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, और उसकी भी डिटेलिंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। और बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि इसमें इतनी टफ MCQs आते हैं इसके, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, तो बहुत ईजी टॉपिक है। सो अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना, और जो भी मैंने पढ़ाया नेक्स्ट लेक्चर तक याद होना चाहिए आप लोगों को। सो ये आपका होमवर्क है, एंड अपने प्यार का बहुत ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।